हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने होम मैनेजमेंट के में पढ़ाया, तो आज हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं और हम लेके आए। हम देखें कि हाँ इसमें कि कितना सॉल्व किया जा सकता है, आप लोग कितना सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग भी अपना सॉल्व करते चलिए कि कुछ प्रैक्टिस सेट है कि जिससे पिछला जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस हो सके। पहला क्या है कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। पहला ऑप्शन है निकिल एवं डार्सी, ग्रास एवं कैंडल। तो दो ही ऑप्शन रखा है इसमें। आप लोगों ने देखिए कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है। हमने इसके बारे में बताया भी है कि प्रबंध क्या है, एक योजनाबद्ध क्रिया है जिसमें योजना बनाई जाती है तब किसी चीज़ का प्रबंधन किया जा सकता है। बिना योजना बनाए प्रबंधन नहीं किया जा सकता। जो इच्छित यानी इच्छा की जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। ये किसने परिभाषा दी है? किसने दी है? निकिल एवं डार्सी ने। किसने? निकिल एवं डार्सी ने दी है। उसके बाद गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। हमने बताया था कि गृह व्यवस्था न सामाजिक प्रक्रिया है न शारीरिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हुए, तो इसमें पारिवारिक साधन कितने प्रकार के हैं इसके बारे में बताया। कौन कौन से हैं? एक मानवीय है, एक अमानवीय साधन। मानवीय संसाधन, पारिवारिक संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होता है? जो मनुष्य के अंदर निहित होता है, जिसको छुआ और देखा नहीं जा सकता, वो मानवीय संसाधन है। और अमानवीय संसाधन क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, और पेन हो गई, पेन हो गई, और जो भी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जो हमारे आसपास होती हैं, उसको क्या कहते हैं कि उसको अमानवीय संसाधन बोलते हैं। जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हुए आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। कि हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्य, जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो ये किसकी डिफिनेशन है? ये ग्रास एवं कैंडल की है। किसकी है? ग्रास एवं कैंडल की। प्रबंधन प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मक रूप में परिभाषित किया है। प्रबंधन प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मक रूप में परिभाषित किया है, जिसमें आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा नियंत्रण का समावेश होता है। इसमें ऑप्शन है न्यूमैन, निकिल और एरिन ओपेनहेम और ग्रास। कौन कौन है? न्यूमैन है, निकिल है, निकिल एवं डार्सी। तो इसका बस इतना जानिए, इसका आंसर क्या है? न्यूमैन। कौन है? न्यूमैन है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रबंध प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मक रूप में परिभाषित किया है, जिसमें आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा नियंत्रण का समावेश होता है। ये परिभाषा किसकी है? न्यूमैन की है। किसकी? न्यूमैन की। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन हो सके उतने का एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। जो हमने पढ़ा है उसको एक झलक में रिवाइज कर लें, जिससे पिछली चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं वो ना भूलें। उसके बाद हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए कि जिससे हम लोगों को की याद हो जाए। जिस टाइम एग्ज़ाम हो उस टाइम बहुत दिमाग पे, माइंड पे प्रेशर ना हो। हम लोग देखते हैं। और गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? ये तो एकदम रटा हुआ है। इसको कई बार हमने बताया था कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा। तो इसको आप लोग बता दीजिए कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? किसने कहा है? अगर हम ऑप्शन दें तो इसको किसने कहा? ग्रास एवं कैंडल ने, निकिल एवं डार्सी ने, न्यूमैन ने, कोटजिन ने। तो इसका आंसर क्या है? कोटजिन। क्या है? कोटजिन ने इसको क्या है? गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान कहा है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्य व आदर्श है। मूल्य
मूल्य वह आदर्श है, मूल्य वह आदर्श है जिससे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ग्रास एवं कैंडल, ग्रास एवं कैंडल, निकिल डार्सी, निकिल एवं डार्सी, और क्या है? फ्रांसिस मैगरवी, फ्रांसिस मैगरवी और कोटजिन। तो ये हैं कि ग्रास एवं कैंडल, निकिल एवं डार्सी, फ्रांसिस मैगरवी और कोटजिन। मूल्य वह आदर्श है जिससे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित करता है। हमने कितने गृह प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व बताए हैं, कौन कौन से हैं? ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये 3 हमने उत्प्रेरक तत्व बताए। मूल्य क्या होता है इसके बारे में बताया था कि मूल्य क्या होता है कि दर्शन होता है, ये एक तरीके का दृष्टिकोण होता है, हमारा देखने का नज़रिया होता है। जिस व्यक्ति का मूल्य जैसा होगा, जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण जैसा होगा, देखने का नज़रिया जैसा होगा, वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये अपने जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में मूल्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। मूल्य और लक्ष्य, जो हमने, लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक लक्ष्य होता है, एक दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, और इस स्तर क्या होता है? ये इन सब का बीच का स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। तो ये क्या है कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर। अब इसमें क्या है कि मूल्य वह आदर्श है जिससे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। इसको फ्रांसिस मैगरवी ने कहा है। किसने कहा है? फ्रांसिस मैगरवी ने। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देता है। मूल्य क्या है? मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देता है। ये किसने बोला है? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देता है। ये निकिल एवं डार्सी, निकिल एवं डार्सी, और इसको ग्रास एवं कैंडल एवं कैंडल। इसी 2 में से आप लोग बताइए कि कौन सा है? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देता है, ये किसने कहा है? किसने कहा है? निकिल एवं डार्सी ने कहा है, निकिल एवं डार्सी ने। अब समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति उनका ही, समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति उनका ही सृजन, मूल्यांकन एवं उपभोग करता है। उपभोग करता है। ये क्या है कि किसने दिया है इसको? ग्रास एवं कैंडल ने, ग्रास एवं कैंडल। और दूसरा क्या है कि फ्लेवलिंग ने, फ्लेवलिंग, फिर निकिल एवं डार्सी, निकिल एवं डार्सी और मैगरवी। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि
आप लोग सोचिए कि इसमें कौन सा है कि समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति उनका ही सृजन, मूल्यांकन एवं उपभोग करता है। ग्रास एवं कैंडल, निकेल एवं डार्सी और फ्लेवलिंग और मैगरवी। किसका है ये किसका है? फ्लेवलिंग का है। किसका? फ्लेवलिंग का है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं, लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं कि जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। तो इसमें क्या है? पहला क्या है कि निकेल एवं डार्सी फ्रांसिस मैगरवी और ग्रास एवं कैंडल, इन्हीं तीनों में से बताइए क्या है कि लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। ये किसका है? ये निकेल एवं डार्सी। और अब ये बताइए, ये तो परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं थी जो हम लोगों ने सोचा कि प्रैक्टिस के माध्यम से इसको कराई जाए। अब हम देखते हैं कि अर्गोनॉमिक्स ये अर्गोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अर्गोनॉमिक्स किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बताइए कि इससे मिलकर बना है कि इससे मिलकर बना है? अर्गोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इससे मिलकर बना है। ये अर्गोनॉमिक्स क्या है? ये हमने बताया था कि ये अर्गोनॉमिक्स श्रम दक्षता शास्त्र है कि जो क्या है कि प्राकृतिक नियम है। ये क्या बताता है? एक अच्छा पर्यावरण निर्धारित करता है अर्गोनॉमिक्स। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? करने वाले कारक कौन सा है? पारिवारिक आय और दूसरा क्या है कि परिवार का आकार, राष्ट्रीय आय और धन की क्रय शक्ति सभी ये हो गया। इसमें क्या है कि जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कि जीवन के स्तर को
कौन प्रभावित करता है? पारिवारिक आय भी परिवार की जो आय होती है, इनकम होती है, उसका भी बहुत प्रभाव होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति परिवार में आय ही नहीं अच्छी रहेगी तो वह एक अच्छा एक संतुष्ट जीवन और उस सभी सुखीपूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। तो जीवन स्तर को और उसके स्टैंडर्ड को भी आय निर्धारित करता है। ये पारिवारिक आय हो गया। परिवार का आकार, अगर परिवार बहुत बड़ा है, परिवार का आकार बहुत बड़ा है, ये भी जो है जीवन स्तर को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आय, धन की क्रय शक्ति, तो इसमें क्या है? सभी। क्या है? सभी। अब हम देखेंगे किसी बिंदु पर खुद करने की इच्छा क्या है? किसी बिंदु पर खुद करने की इच्छा, किसी बिंदु पर खुद करने की इच्छा क्या है? लक्ष्य, मनोवृत्ति, लक्ष्य, मनोवृत्ति है। और मूल्य, बताइए इसमें क्या है? लक्ष्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कि कार्य शीघ्र समाप्त हो, कार्य शीघ्र समाप्त हो, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है? कि कार्य देरी से समाप्त हो, कार्य देरी से समाप्त हो। और तीसरा क्या हो गया? कि गृहिणी को कार्य का ज्ञान हो, गृहिणी को कार्य के ज्ञान से, गृहिणी को कार्य और चौथा है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। शाली ढंग से तथा सफलता पूर्वक हो, कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। तो हम देखेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होगा? कि कार्य का शीघ्र समाप्त होना नहीं होता है और ना कार्य देरी से समाप्त हो, गृहिणी को कार्य के ज्ञान से भी नहीं होगा। तो क्या होगा? कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो, ये होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा है? 13। क्या है? कि आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है, आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है। आत्मनियंत्रण प्रबंधक को क्या बनाता है? प्रबंधक को सही बनाए रखने में, प्रबंधन को सही बनाए रखने में। और दूसरा क्या है? कि विषय परिस्थिति के साथ समायोजन में, परिस्थिति समायोजन में। तीसरा क्या है? कि हर समस्या को परिभाषित करने में, चौथा है विकल्पों को ढूंढने में, तो क्या हुआ कि इसमें क्या है? विषय परिस्थिति के साथ समायोजन करने में।
अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व कौन से हैं। गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व, गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व। गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व कौन से हैं? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य, स्तर और धन समय ऊर्जा। तो क्या है कि इसमें क्या है, गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व कौन से हैं? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। देखेंगे मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? तो मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? ये ऑप्शन है मूल्य, लक्ष्य, स्तर, या तो इसको सभी। तो मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? मूल्य से। किससे? मूल्य से। क्योंकि मूल्य के द्वारा ही, कि मूल्य अगर आपका दार्शनिक, आपका दृष्टिकोण अच्छा रहेगा तो आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य अच्छा करेंगे और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपका मूल्य अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, आप सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे, और आपका दृष्टिकोण ही नकारात्मक रहेगा, आपका देखने का नज़रिया बुरा रहेगा, तो सब कुछ आपको कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं होगा और आप उस मंजिल को नहीं पा पाएंगे। तो ये क्या हो गया कि मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? मूल्य से। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रास एवं कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार बताए। ग्रास एवं कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार कौन से बताए हैं? 2 प्रकार बताए, कौन से? इसको आप लोग बताइए कि ग्रास एवं कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार बताए, कौन से? पूर्ण अपूर्ण स्तर, पूर्ण व अपूर्ण स्तर, परंपरागत व गैर परंपरागत, परंपरागत व गैर परंपरागत स्तर। ठीक, उसके बाद क्या है कि लचीला एवं ठोस स्तर, तो क्या है, ग्रास एवं कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार बताए, कौन से? परंपरागत, पूर्ण एवं अपूर्ण स्तर, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्तर। तो ये क्या है? परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्तर। हम देखेंगे कि गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन है मानसिक, गृह प्रबंधन है, क्या है? ये मानसिक है, सामाजिक है और पारिवारिक है, कोई नहीं। पारिवारिक और कोई नहीं। तो गृह प्रबंधन क्या है? ये एक मानसिक है। हमने बताया भी है कि गृह प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, और यह एक क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली। यह एक क्या है? कला भी है। ये अनुभव पर आधारित भी होती है, अनुभव पर आधारित होती है, और ये क्या है कि अदृश्य कौशल है जो कि दिखाई नहीं देती,
तो गृह प्रबंधन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कला है, अनुभव है, अदृश्य कौशल है, एक विज्ञान है। ये सब क्या है? गृह प्रबंधन है। यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है। प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है। प्रबंधन एक क्या है? योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें क्या है कि गुड जॉनसन है, गुड जॉनसन, निकिल डार्सी, निकिल एवं डार्सी, और तीसरा है ग्रास एवं कैंडल, ग्रास एवं कैंडल, और चौथा है लिचफील्ड, लिचफील्ड। तो क्या है? प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है कि जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह किसने कहा है? ये किसने कहा? कि निकिल एवं डार्सी ने, निकिल एवं डार्सी ने। अब हम देखेंगे कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। यह किसकी डिफिनेशन है? किसकी? गृह प्रबंधन, प्रबंधन क्या है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। अपनी बताया हमने कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। यह किसने बताया है? निकिल एवं डार्सी, ग्रास एवं कैंडल, लिचफील्ड और कोटजिन। तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। यह किसने बताया है? ग्रास एवं कैंडल ने। किसने? ग्रास एवं कैंडल ने बताया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है कि प्रबंधन प्रक्रिया को पी देवदास ने क्या कहा? प्रबंधन, ये 20वां क्वेश्चन है। प्रबंधन प्रक्रिया को पी देवदास ने क्या कहा? प्रबंधन प्रक्रिया को पी देवदास ने क्या कहा? इसके बारे में ये क्या है कि हम देखेंगे कि इसकी प्रबंधन प्रक्रिया को पी देवदास ने क्या कहा है? बांध कहा है, बांध कहा, और व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, और उसके बाद देखेंगे कि मानसिक विज्ञान। तो प्रबंधन प्रक्रिया को पी देवदास ने क्या कहा है कि बांध कहा है। क्या कहा? बांध कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कोटजिन ने प्रबंधन प्रक्रिया को क्या कहा। अभी हमने बताया है कि कोटजिन ने प्रबंधन प्रक्रिया को क्या कहा था कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, प्रबंध प्रक्रिया एक व्यवहारिक विज्ञान है, कोटजिन ने कहा। और प्रबंध प्रक्रिया एक बांध के समान है, यह किसने कहा है? पी देवदास ने कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गृह व्यवस्था के उद्देश्य हैं। गृह व्यवस्था के उद्देश्य हैं। गृह व्यवस्था के उद्देश्य कौन कौन से हैं कि सौंदर्य और अभिव्यंजकता, क्रियात्मकता,
उसके बाद क्या है कि कोई नहीं, कोई नहीं। कौन कौन सा? पहला हो गया, दूसरा और दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। तो क्या है ये कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा गृह व्यवस्था के उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा है कि जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध को क्या कहा? प्रबंध को क्या कहा? प्रबंध को या प्रबंधन को क्या कहा? किसने? को जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है? इसे क्या कहा है? प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है? प्रक्रिया कहा है। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंधन को क्या कहा है? प्रक्रिया कहा है। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंधन को प्रक्रिया कहा है। फिर देखेंगे व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक, इसको देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कौन सा? मूल्य, लक्ष्य, स्तर की आयोजन, मूल्य, लक्ष्य और क्या देखेंगे कि स्तर, लक्ष्य, मूल्यांकन। इन तीनों में से बताएंगे कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। वो क्या है? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? क्या देखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? ठीक, अब इसको देखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है कि उपयुक्त विकल्प का चयन, उपयुक्त विकल्प का चयन पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। तीसरा क्या है? तीसरा हम देखेंगे कि निर्णय के परिणाम को स्वीकारना, निर्णय के परिणाम को स्वीकारना। तो क्या है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है कि निर्णय के परिणाम को स्वीकारना है। अब हम 26 क्वेश्चन हुआ, 25 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 26वां क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर, 26वां क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण। कठोर शारीरिक थकान के लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद थकान
थकान अनुभव होने का कारण, थकान अनुभव होने का कारण। इसको हमने कई बार बताया है, ये क्वेश्चन आया भी है एग्ज़ाम में कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद थकान अनुभव होने का क्या कारण है। इसको बताइए कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, और दूसरा है ग्लूकोज का अपक्षय, तीसरा है पेशी तंतुओं में टूट फूट, पेशी तंतुओं में टूट फूट, और चौथा क्या है कि लैक्टिक एसिड में संचय, क्या है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का संचय। तो क्या हुआ कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद क्या होता है, अनुभव होने पर थकान अनुभव होने के कारण क्या है कि लैक्टिक एसिड, क्या है लैक्टिक एसिड। हमने बताया भी है कि थकान दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान होती है। शारीरिक थकान जो होती है वह लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कारण होती है, जो इसमें क्या है लैक्टिक एसिड है। और हमने शारीरिक थकान मानसिक थकान बताया था कि मानसिक थकान कितने प्रकार की होती है। मानसिक थकान दो होती है, एक बोर्डम होती है और नीरस थकान इसको कहते हैं, और दूसरा क्या होता है कि कुंठाजन्य थकान होता है। नीरस थकान क्या होता है कि लगातार एक ही कार्य को करते करते जो उबन होने लगती है, जो उबाऊ होने लगता है, उसको क्या कहते हैं बोरियत होने लगती है, उसको क्या कहते हैं बोर्डम थकान कहते हैं, उसको नीरस थकान बोलते हैं। लेकिन ये उतना दिमाग पे असर नहीं करता है। लेकिन जो कुंठाजन्य थकान होता है, जो व्यक्ति कुंठित हो जाता है, ये थकान बहुत ही कष्टदायी होता है, इससे दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि कुंठाजन्य कोई व्यक्ति कुंठित हो जाता है, कई क्षेत्र में जैसे पढ़ाई कर रहा है, उसके घर की स्थिति सही नहीं है और वो बहुत प्रयास कर रहा है, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही पैसे लगा दे रहा है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हर तरफ से निराशा हाथ आ रही है। तो इससे क्या होता है कि उसे क्या होता है कुंठाजन्य थकान हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 27वां, एक जैसा कार्य बराबर करने से किस प्रकार की थकान उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन, एक जैसा कार्य बराबर करने से किस प्रकार की थकान होती है, किस प्रकार की थकान होती। अभी को हमने बताया है कि एक ही जैसे कार्य को लगातार करते करते कौन सी थकान होती है, इसको कौन सी थकान होती है, बोर्डन थकान बोलते हैं, इसे ही नीरस थकान बोलते हैं, जो एक ही चीज़ को लगातार करते करते हो जाती है। और कुंठाजन्य थकान के बारे में बताया कि हर तरफ से निराशा हाथ आए और कोई भी, जैसे हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में कई बार प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, हर जगह का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है, इसको कहते हैं। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के जो इसके वर्ग हैं, कितने वर्ग थे? पहले मुंडेल के 5 थे, तो इसको किसने छोटा कर दिया? ग्रासम कैंडल ने 3 कर दिया। तो जो विभाजित किया है उसमें क्या है, इसमें पहला परिवर्तन है मुंडेल के कार्य सरलीकरण का पहला ही बता दीजिए कि पहला क्या है, पहला चरण क्या है, पहला चरण क्या है, कौन सा है मुंडेल का? क्या है? उत्पाद में परिवर्तन, उत्पाद में
परिवर्तन, और दूसरा क्या है कि उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, और तीसरा है कि हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। तो हमने बताया कि इन्होंने 5 दिया था, लेकिन फिर उसके बाद किसने, ग्रास एवं कैंडल ने इसे 3 कर दिया और 2 हटा दिया। ठीक, पहला क्या था, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, तीसरा था उत्पाद में परिवर्तन, फिर चौथा था तैयार एवं अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, पांचवा है कच्चे माल में परिवर्तन। तो ये 5 थी, और इसको कच्चे माल में परिवर्तन और तैयार एवं अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, ये दोनों छोटा कर दिए, ये दोनों हटा दिए ग्रास एवं कैंडल ने। फिर कितना हो गया, 3 ही हो गया, और इन्हीं 3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिर इसे। और अब हम लोग ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।